Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Kilauth Physics. And last time we have discussed magnetic field at the center of current carrying circular loop. Now we will discuss magnetic field at a point on the axis of circular coil carrying current. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल होगी जिसके अंदर आई करंट फ्लो होगा और उसके एक्सिस के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। फिर उस लेक्चर के अंदर हमने सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। आपको ध्यान से लेक्चर देखना है, अगर जिसको डायग्राम समझ में आ जाएगा उसको कंप्लीट आर्टिकल भी समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए, आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, इस बार सेंटर पे नहीं फाइंड आउट कर रहे, एक्सिस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे समझना है जैसे कि ये सपोज कर लो एक सर्कुलर कॉइल है, ये नहीं है स्पेस, इसके भी सर्कुलर कॉइल है और यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। इससे एक एक्सिस ऐसे पास होगा ना सीधा, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए। हमने एक सर्कुलर कॉइल कंसिडर कर ली, उसकी रेडियस कितनी है ए, ये फिगर के अंदर शोन है ए। सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ। लेट द प्लेन ऑफ कॉइल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। आप वहां लिखोगे नोटबुक में प्लेन ऑफ पेपर। लेट द प्लेन ऑफ कॉइल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी ठीक है ये कॉइल है, इसका प्लेन है ना, प्लेन ऑफ कॉइल क्या है, ठीक है, इसमें लाई नहीं कर रहा, बोर्ड में लाई नहीं कर रहा, ऐसे है परपेंडिकुलर, ऐसे है कॉइल। देखो हमने जो सेंटर पे कैलकुलेट किया था फिर लेक्चर के अंदर, तब कॉइल को हमने ऐसे कंसिडर किया, तो कॉइल इसके प्लेन में लाई कर रही है, लेकिन इस बार कॉइल ऐसे है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है लेट द प्लेन ऑफ कॉइल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड करंट आई इज फ्लोइंग इन द कॉइल, और इसके अंदर ठीक है आई करंट फ्लो हो रहा है एज सोन इन फिगर, और बाकी सारी चीजें फिगर के अंदर यहाँ पे मैंने शो कर रखी है। ओ सेंटर है और पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ओ सेंटर है और पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एंगल फाई, तो ये एंगल भी क्या होगा फाई होगा बाई सिमेट्री, ठीक है। तो ये रेडियस है और जहां हमें जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है एक्स है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये बताओ मेरे को, ये r है, ये कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना है 90 है, तो कितना आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट, ठीक है। ऐसे ये भी कितना आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन किसकी है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। और बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमें क्या बताता है, वो हमें कंप्लीट के कारण नहीं बताता मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो हमें बताता है स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस कॉइल के दो स्मॉल करंट एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिए एट पॉइंट सी पे और एक कहाँ पे डी पे। सी पे मान लिए करंट एलिमेंट जिसको मैंने ऐसे इंडिकेट कर रखा है, एक करंट एलिमेंट, ठीक है, और एक दूसरा ये वाला सी और डी पे मैंने मान लिया, ठीक है। आई फ्लो हो रहा है, दोनों की लेंथ सेम है, इसकी भी लेंथ कितनी है एलिमेंट की dl, इसकी भी कितनी है dl, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, और फिर आगे देखेंगे कि कंप्लीट कॉइल के कारण हम कैसे कैलकुलेट करें। तो जो मैंने लिखा है वो एक बार मैं, जो बताया है वो एक बार मैं लिख देता हूं। कंसिडर टू स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ईच ऑफ लेंथ dl, ठीक है। हमने क्या मान ली, दोनों की लेंथ कितनी है dl है, ठीक है, एट C एंड D एज सोन इन फिगर, और बाकी इसके अंदर डायग्राम के अंदर गिवन है, ठीक है, सब कुछ दिखाया गया। मैंने आपको एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लेन ऑफ कॉइल
परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ बोर्ड के, यानी कॉइल ऐसे है, इस बार ऐसे है, ठीक है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे कॉइल है, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस एलिमेंट के कारण, या आपको दिख रहा है एंगल सी पी ओ, या फिर ठीक है डी पी ओ, ये कितने दोनों फाई के बराबर है, ये तो कोई लिखने की जरूरत नहीं। और ओपी कितना है, ओपी डिस्टेंस कितना है, एक्स हमने कंसिडर किया सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस, ओके। तो ये एप्लीकेशन किसकी है, बायोट-सावर्त लॉ की, उसका यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, मैग्नेटिक फील्ड at point P due to current element at C will be, सिंपल सा रूल है उसके लिए, तो dB will be equal to म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये किस में है, वेक्टर फॉर्म में। और अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा तो बच्चों आईडीएल क्या होता है, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता ही है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब आता है नीचे, म्यू नॉट 4 बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है, ये है ना, ये ए इसकी रेडियस हमने वो मान रखी है स्मॉल, तो यहाँ पे थीटा कितना है 90, कितना है थीटा 90, आप देख लो खुद, थीटा 90 हो जाएगा तो साइन 90 कितना 1, तो यानी इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, और आर की जगह वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा डी बी इजगल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर की जगह पुट करेंगे तो उसका रूट है, ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही हम इस एलिमेंट के कारण भी कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पी पे, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सिमिलरली ड्यू टू करंट एलिमेंट डी एट डी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट पी कितना होगा, सेम, उसको नाम दे दिया मैंने डीबी डैश नाम दे दिया। देखो सी के कारण जो कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड, उसको नाम दे दिया मैंने डीबी, और डी पे जो करंट एलिमेंट है उसके कारण जो कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों, उसको क्या नाम दिया मैंने डीबी डैश। जस्ट आंसर तो वही आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर की जगह यही है उसके अंदर, और थीटा भी 90 है, ये कंसिडर करेंगे तो ठीक है। तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यानी एक बात आपने यहां से नोटिस की, मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट व्हाट, dB विल बी इक्वल टू dB डैश, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि dB इक्वल टू dB डैश, यानी दोनों करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट किया है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन की अभी बात नहीं की है, चलो मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया, अब हम इसकी डायरेक्शन चेकआउट करते हैं, क्योंकि हमें तो कंप्लीट कॉइल के कारण फाइंड आउट करना। एक पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया, dB बराबर dB डैश, दोनों जो करंट एंड एलिमेंट हमने कंसिडर किए हैं, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट्स एंड के ऊपर, उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, वो सेम आएगा, dB विल इक्वल टू dB। अब इनकी डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए बच्चों क्या करना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब ये कॉइल है,
अब इस पॉइंट सी पॉइंट पे करंट किधर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड। ये कॉइल ऐसे, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको आप ठीक है इमेजिन करना सीख जाओ एक बार। ये कॉइल है, ये ऐसे सर्कुलर कॉइल है, तो यहाँ पे हमने एलिमेंट मानना है सी और यहाँ पे डी मानना है। तो करंट एलिमेंट, यहाँ पे करंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को करेंगे, और ये हमारी फिंगर है ना, ये वाला पोर्शन, ये किधर होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ। किधर होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ। और मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, ठीक है, ये दोनों जिस प्लेन में लाई करेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये रूल वैलिड है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंडेड स्क्रू रूल, बाय यूजिंग राइट हैंडेड स्क्रू। मैंने आपको बताया था कि डीएल और आर जिस प्लेन में लाई करें उस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज। अभी देखो, चलो एक बार अच्छे समझा देता हूं। अब देखो, ये तो इधर आ रहा है, करंट तो इधर आ रहा है। अगर ये पॉइंट पी, अभी तो मैंने यहां पे माना है, सपोज कर लो, एक मिनट के लिए, जस्ट ए सेकंड के लिए सपोज करो, ये पॉइंट पी होता, तब आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां पे होती, यानी यहां पे कैलकुलेट करनी है। अब देखो, करंट तो इधर जा रहा है, थंब की डायरेक्शन में करंट इधर जा रहा है, और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर किधर, इधर होती ऊपर की तरफ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो इधर ही होगी। अगर पॉइंट पी यहां है हमारा, पॉइंट पी अगर यहां है तो ऐसे होगी। देखो करंट, इसको समझ जाओ बस, सब कुछ समझ में आ जाएगा। करंट ऐसे जा रहा है, थम कर दे करंट डायरेक्शन में, और ये हमारा ये पोर्शन फिंगर हमें किधर करनी है, जहाँ जिधर हम कैलकुलेट करते हैं, जहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ होगी। लेकिन अब पॉइंट पी तो यहाँ पे है बच्चों, तो अब क्या होगा, ये तो करंट आ गया, ठीक है, ये करंट, और ये ऐसे पॉइंट है, तो यानी अब क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ऐसे होगी, तो ये डायरेक्शन आ गई डीबी। नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं अच्छा सा। जैसा कि आप देख रहे हो कि करंट एलिमेंट तो ऐसे आ रहा है, इसे समझते हैं, करंट तो ऐसे आ रहा है, और आर जो हमारा पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऐसे, ये देखो करंट एलिमेंट तो इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और आर ये पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये, ठीक है, ये मान लो ये है, ये ऐसे है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन हम कहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ऐसे होगी इसके परपेंडिकुलर, तो ठीक है ना, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो ऐसे होगी। अगर पॉइंट पी होता ना तब तो अपवर्ड की तरफ हो जाती, ऊपर की तरफ होता, तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। ऐसे ही अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट के कारण भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस एलिमेंट के कारण। अब देखो इस एलिमेंट के कारण क्या हो रहा है बच्चों, इधर करंट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो करंट, ये करंट जा रहा है अंदर की तरफ, यहाँ पे, यहाँ तो बाहर आ रहा था करंट की डायरेक्शन में, और अगर ये पॉइंट पी होता यहाँ, तो यहाँ पे होता पॉइंट पी, जस्ट इसके सामने, डी के सामने होता, तो करंट तो अंदर की तरफ जा रहा है, और ये हमारा फिंगर हमने कर दी ऑब्जर्व पॉइंट की तरफ, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी ऐसे हो जाती नीचे की तरफ। लेकिन पॉइंट पी तो यहाँ है, तो फिर ऐसे हो जाएगी, यानी ऐसे, ऐसे पॉइंट पी तो वहाँ पे है ना, तो यानी डी बी डैश की डायरेक्शन ये है। बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, अगर ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये तो आपको पता लग गया, एक्स एक्सिस है,
ये y है, ये कौन सा है, y डैश। ठीक है, अब देखो dB, ये dB मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस एलिमेंट के कारण, और dB डैश इस एलिमेंट के कारण। ठीक है, अब ये एंगल कितना होगा बच्चों, फाई विल बी फाई, क्योंकि जितना ये डाउन गया उतना ये डाउन जाएगा। अगर मान लो पॉइंट P यहाँ पे होता तो ना ये एंगल बनता और ना ये एंगल बनता। ठीक है, पॉइंट P यहीं होता, C के सामने होता बच्चों, तो ना तो ये एंगल बनता फाई, ना ये वाला, बिल्कुल खत्म हो जाता। लेकिन ठीक है, जितना ये डाउन गया उतना ये डाउन जाएगा फाई, तो इसलिए ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल, ये y डैश। ठीक है, और भी इसका तरीका है, लेकिन यही सबसे सिंपल तरीका है समझने के लिए। ठीक है ना, जितना डाउन जाएगा। अब आपको पता है कोई वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पे काम करता है तो उसके हमें क्या बनाने पड़ता है, कंपोनेंट। उसका रिजल्टेंट ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे इसके, क्योंकि ना अगर ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होती तब तो ऐड कर देते, अपोजिट होती तो माइनस कर देते, लेकिन इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो ये एंगल फाई है, तो ये वाला कंपोनेंट बच्चों dB कोस फाई, आपको पता है ना, कोस के साथ वाला कंपोनेंट ये बनता है, फाई के साथ वाला, एंगल के साथ वाला हमेशा कोस की टर्म में आता है। और ये क्या हो गया, dB डैश कोस फाई। अब एक कंपोनेंट इसका इस साइड बनेगा, वो क्या, dB साइन फाई। ठीक है, dB साइन फाई। ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट और बनेगा, वो क्या बनेगा, dB डैश साइन फाई। देखो इसका कंपोनेंट एक तो ये बन गया, एक कंपोनेंट इधर बन गया साइन की टर्म में, इसका एक कंपोनेंट इधर बन गया और एक कंपोनेंट इधर बन गया। अब ये दोनों कंपोनेंट तो क्या है, अपोजिट है और इक्वल भी है। देखो यहां से मैंने इसको प्रूव कर रखा है, इक्वेशन थर्ड नाम दे दो चाहे इसको, dB बराबर dB डैश, तो दोनों कंपोनेंट इक्वल है। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल कर देंगे, तो यानी इन दोनों के कारण कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो कौन देगा सिर्फ कंट्रीब्यूशन, ये देगा dB डैश साइन फाई, dB डैश साइन फाई, क्योंकि इनके डायरेक्शन सेम है, ये ऐड हो जाएंगे, या फिर हम क्या कर देंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एक बार इसका आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, तो ये डायग्राम जिसको समझ में आ गया उसको सब कुछ समझ में आ गया बच्चों, मेन यही है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे सोल्व कर दी है, तो वहाँ पे आप लिख भी सकते हो इसकी डायरेक्शन किधर है, PE नाम दे दे इसको PF नाम दे दिया, इसको हमने ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y डैश नाम दे दो। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन यहाँ से चेकआउट कर ली। अगर आपसे कोई पूछता है कि सी पे जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन को आप कैसे लिखोगे, तो आपको ये लिखना है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू CP, परपेंडिकुलर टू CP। ठीक है, और अलोंग किसके, P के अलोंग है, P के अलोंग है, और P क्या है, परपेंडिकुलर टू CP। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है तो बच्चों आप क्या बताओगे इसको, देखो अलोंग किसके, PF के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग PF एंड परपेंडिकुलर टू DP लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर है। ये एंगल है ना, ये एंगल 90 है बच्चों, कितना है 90। ओके, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑन रिजॉल्विंग DB एंड DB डैश इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट,
तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर हमने उसको रिजोल्व कर दिया। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट बनाए थे, डी बी कोस फाई अलोंग किसके है, पी वाई के अलोंग है। ऐसे ही डी बी डैश कोस फाई किसके अलोंग है बच्चों, अलोंग पी वाई डैश के अलोंग है, नीचे की तरफ है। थर्ड वन इज डी बी साइन फाई अलोंग व्हाट, पी एक्स के अलोंग है, एक्स एक्सिस का अलोंग है ना पी एक्स। ऐसे ही फोर्थ वन इज डी बी डैश साइन फाई अलोंग पी एक्स। सिंस ये वाले कंपोनेंट, सिंस डी बी कोस फाई एंड डी बी डैश कोस फाई आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल टू ईच अदर्स, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देन नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय देखो ये अपोजिट तो आपको दिखाई दे रहे हैं, इक्वल कैसे आप खुद देख लो। डिब्बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डिब्बी डैश, तो डिब्बी डैश कोस पाई, डिब्बी डैश कोस पाई, चाहे इसकी जगह ये पुट कर लो, दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डिब्बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, मान लो कितना है बी, तो मेरे को ये सारे कंपोनेंट है ना डी बी साइन ऐड करने पड़ेंगे, यानी समेशन का मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो डी बी, चाहे डी बी ले लो, चाहे डी बी डैश साइन फाई ले लो, डी बी डैश साइन फाई वाले कंपोनेंट सारे क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, या डी बी साइन फाई वाले कंपोनेंट दोनों इक्वल ही है। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आंसर आ जाएगा। देखो हमेशा आपको कोई भी कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे मान लो डीएल, यहाँ डीएल मान लिया, ठीक है, इसके कारण कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो कोस के टर्म में और दूसरा साइन के टर्म में। तो कोस वाले तो ऑलवेज कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, कोस वाले ऑलवेज कैंसिल करेंगे, और साइन वाले ऐड होंगे हमेशा। तो इसलिए मैंने साइन वाले कंसिडर किए, क्योंकि देखो हमें तो कंप्लीट कॉइल के कारण कैलकुलेट करना है ना। देन नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू कंप्लीट कॉइल, कंप्लीट कॉइल कारण। ठीक है, तो अगर मैंने यहां एलिमेंट माना तो यहां पे एलिमेंट, यानी ठीक है, हम ये बोल सकते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट्स जो एंड है ना, वो यहां माना तो यहां बनेगा, यहां माना तो फिर यहां, तो वो आप ये समझ जाओ, कोस फाई वाले कंपोनेंट हर बार कैंसिल करेंगे, कहीं भी मान के देख लेना। साइन फाई वाले ऐड होंगे, तो सारे साइन फाई के सारे ऐड करने हैं, तो फिर इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो जस्ट आपको इसकी वैल्यू पुट करनी यहाँ पे, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी थी डी बी डैश की, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई साइन फाई ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और डीएल। अब देखो ये हमने ये माना था डीएल एलिमेंट छोटा सा, ये डीएल, यहां भी डीएल डीएल डीएल, सभी डीएल को ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब जस्ट समेशन, सभी डीएल को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस कॉइल का सर्कमफ्रेंस, क्या आ जाएगा, इस कॉइल का सर्कमफ्रेंस। और आपको पता है कितना होगा सर्कमफ्रेंस इसका, 2 पाई ए, इसकी रेडियस है ना। तो यहां से आगे बच्चों मैं लिख रहा हूं बी विल इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई साइन फाई की जगह ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, साइन फाई को भी हम चेंज कर सकते हैं, साइन फाई को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर हर बोल ले
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस वन, तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का रूट। तो ये तो मैंने साइन फाई को चेंज किया बच्चों, ठीक है, और इसकी जगह dl की जगह 2 पाई ए साइड में लिख सकते हो। dl का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2 पाई ए, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, कितना आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 पाई i a² और 1 और ये हाफ पावर कितना 3/2। तो ये हमारा नेट रिजल्ट आ गया बच्चों, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी आएगी एट द एक्सिस ऑफ एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये ध्यान से देख लो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, 2 पाई i a², ठीक है, अपॉन में a² प्लस x² 3/2, ठीक है। Now we will discuss some important special cases of this article. बच्चों पहला केस क्या है, when point P lies at the center of circular coil then x will be 0। देखो पॉइंट P, ये पॉइंट P है, अगर उठ के यहाँ पे सेंटर पे लाई कर जाए तो x तो खत्म ही हो जाएगा, x तो नहीं रहेगा ना, ये पॉइंट P यहाँ पे डिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो देखो, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी, देखो आज जो हमने कैलकुलेट किया वो इतना है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a² अपॉन में a² प्लस x² की पावर 3/2। अगर इसके अंदर कॉइल के अंदर टर्न कितनी n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, ये तो हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो ये आया था। अब ये बात कर रहा है पॉइंट P कहाँ पे आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए सेंटर पे, यानी x 0 हो जाए। तो x 0 हो जाएगा तो इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a² n। अब इसको 0 कर दो, x को 0 करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा a² की पावर 3/2, a² की पावर 3/2, यानी ये यहाँ से कैंसिल, यानी a की क्यूब का मतलब यानी ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो b विल बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई i n a, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया ना, ये बच जाएगा, ये कैंसिल होगा। तो आप चेक कर लेना, फिर उस लेक्चर को देख लेना या आपने जो नोट किया उसके अंदर नोट कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी आई थी सेंटर ऑफ कॉइल पे, क्योंकि ये सेंटर वाला केस आ गया ना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई i/a इंटू में n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सिंगल टर्न की बात करेंगे तो n की जगह 1 ले लेंगे, ठीक है। तो वही केस आया ना, तो यानी आर्टिकल भी हमारा सही है जो हमने किया है और रिजल्ट ऑब्टेन हुआ था। सेकंड केस, व्हेन पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। अगर पॉइंट P ये है ना, पॉइंट P ये बहुत ज़्यादा दूर लाई करे कॉइल से उस साइड, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, x तो ज़्यादा हो जाएगा, x ज़्यादा हो जाएगा और a क्या कम होता जाएगा। देखो अभी आप इस कॉइल को देख रहे हो, मान लो इस साइड से देख रहे हो तो आपको कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस कॉइल कंप्लीट दिखाई दे रहा है, साइज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप ठीक है इससे और दूर चले जाओगे, मान लो इस साइड से देख रहे हो और दूर चले जाओगे इस कॉइल से, तो आपको कॉइल कैसी नज़र आएगी, लाइक ए पॉइंट की तरह नज़र आएगी ना, क्योंकि ये तो आपको ये कम होता जाएगा जितना कॉइल से आप दूर जाते जाओगे। ये मान लो एक कॉइल है, अभी कॉइल के पास दिख रहा है, आप जितना दूर जाते जाओगे इस कॉइल से ये आपको पॉइंट साइज दिखती जाएगी, यानी x तो बढ़ रहा है, a हमारा कम होता जा रहा है। तो x बढ़ रहा है, a कम होता जा रहा है, यानी a² प्लस x² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x² ही लिख सकते हैं, क्योंकि x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a। तो ये वैल्यू ठीक है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इसमें पुट करूंगा तो a की जगह 0 पुट करूंगा, यहाँ पे ये था ना ऐसे, a की जगह अगर 0 पुट करूंगा तो फिर ये बच जाएगा, ठीक है। a की जगह आपको 0 पुट करना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना।
ये आ गया NIA। NIA क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 3 में ही पढ़ोगे, लास्ट में जो चल रही है ना इसमें ही पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ोगे कि अगर कोई सर्कुलर लूप है उसमें करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, यानी उसका साउथ पोल क्रिएट होता है और नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से NIA, ठीक है। M क्या है मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए लूप, करंट कैरिंग लूप, ठीक है। मैग्नेट का भी होता है मैग्नेट डाइपोल मोमेंट, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला क्या है? M×12, पोल स्ट्रेंथ × 12, उसकी बात नहीं करें हम, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण। तो ये आ गया। अब ठीक है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रूल है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या रूल है? क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? अगर कोई फेस कॉइल का जिसमें है करंट आपको कैसे नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, तो डेट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज है डेट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। सो सिंपल, ये आपने 10th में पढ़ रखा है क्लॉक फेस रूल, ठीक है। एक साउथ पोल हो जाएगा जिधर, यानी क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। नेक्स्ट वन इज व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये चलो आप नोट करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉइल। अगर पॉइंट P है ना यहीं लाई कर जाए मान लो, और ये डिस्टेंस कितनी हो, ठीक है, इसकी कॉइल की रेडियस के बराबर हो, तो एक्स जगह क्या पुट करना है? ए पुट करना है जस्ट, तो ये केस आ जाएगा, जस्ट पुट करो आंसर आ जाएगा। वेरिएशन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड B एंड डिस्टेंस x। x के साथ इसका वेरिएशन आपको पता है, ये सेंटर है, सेंटर पे तो क्या होगा? मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे ठीक है, कॉइल से जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होते जाएगी। आप ये देखो ना, इसके अंदर देखो आप, ये देखो एक और चीज़, x से कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना वेरिएशन, यानी x की वैल्यू इंक्रीज तो b की वैल्यू डिक्रीज, तो x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही तो b की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? जीरो को अप्रोच करने हो रही है, जीरो नहीं होगी, जीरो को अप्रोच करने हो रही है, ठीक है। तो इस साइड की बात करेंगे तो इस साइड भी, तो इस टाइप का वेरिएशन आएगा। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, वेरिएशन। अब हम जो बात करते हैं, एक केस और है, बस छोटा सा है। कंपटीशन एग्जाम के लिए है वो, आपको जस्ट वो सीधा याद करना है। केस नंबर 5 है शायद ये, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का मतलब क्या है? ये दो कॉइल का सिस्टम होगा, यानी इसके अंदर दो कोएक्सियल कॉइल होगी। कैसी कॉइल होगी? दो कोएक्सियल, यानी एक्सिस सेम होगा, सेम रेडियस होगी, सेम साइज होगा, सेम करंट फ्लो होगा, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो अगर उनके बीच में है ना, ठीक है, हमें मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करो ये कॉइल है, ये मान लो P कॉइल है, ये Q कॉइल है, ये इसकी रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों, ठीक है। देखो ऐसी कॉइल जो क्या हो? कोएक्सियल हो, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, सेम करंट फ्लो हो, और उनकी रेडियस भी सेम हो, तो ठीक, उस टाइप की कॉइल को क्या बोला जाता है? हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, ठीक है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आती है वो आप सीधे याद रख सकते हो, 0.167 म्यू नॉट NI/A, ये वैल्यू आती है यहाँ O पॉइंट पे, यानी मिड पॉइंट में, ठीक है। दो कॉइल के मिड पॉइंट पे ये वैल्यू आती है, आप सीधा यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप याद कर लेना, और ना ही आपके सिलेबस में मेरे हिसाब से। B बराबर 0.76 म्यू नॉट NI/A, तो आप ये ध्यान रख लेना, सिलेबस का तो पता नहीं, ध्यान रख लेना।
I hope you will enjoy this lecture. If you really enjoyed this lecture, please like and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.